हेलो। आज हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो है क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स एंड एक्सिस, यूनिट सेल एंड प्रिमिटिव सेल, विंगर्स प्रिमिटिव सेल, सिमेट्रिक ऑपरेशंस फॉर अ 2 डायमेंशनल क्रिस्टल। आज की वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने स्पेस लैटिस के बारे में पढ़ा था कि जो स्पेस लैटिस होता है वो नेटवर्क ऑफ पॉइंट्स होता है स्पेस के अंदर। और स्पेस लैटिस से जब तक हम स्पेस लैटिस के पॉइंट्स को, जिनको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट को, एक या एक से ज़्यादा एटम के साथ एसोसिएट नहीं कर देते, तब तक हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं मिलता। और जो यूनिट असेंबली होती है जो एक लैटिस को क्रिस्टल बनाती है उसको क्या बोलते हैं? बेसिस। उसको क्या बोलते हैं? बेसिस। तो हमने पिछले यूनिट में हमने स्पेस लैटिस की डेफिनेशन को ऐसे पढ़ा था और आज हम स्पेस लैटिस की एक नई डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने कल एक लैटिस के स्ट्रक्चर के बारे में भी देखा था कि लैटिस का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है। ये स्पेस लैटिस ही बोलते हैं लैटिस को, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम स्पेस लैटिस की एक न्यू डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं कि ये एक इनफाइनाइट एरे ऑफ पॉइंट होता है 3 डायमेंशंस में, जिसके एवरी पॉइंट की एक आइडेंटिकल सराउंडिंग होती है। ये क्या होता है? इनफाइनाइट एरे होता है पॉइंट का 3 डायमेंशंस में, जिसकी एवरी पॉइंट हैज़ आइडेंटिकल सराउंडिंग। मतलब ये बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इनफाइनाइट और 3 डायमेंशंस में उनको देखेंगे और हर पॉइंट को जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट देखते हैं तो वो हमें इन्वायरमेंट क्या लगता है, एक पॉइंट का दूसरे से बिल्कुल सेम लगता है। इसको कैसे समझें? जैसे ये मैंने एक लैटिस दिखाया है, स्पेस लैटिस। इस लैटिस में जो एरो से वेक्टर दिखाए गए हैं, एक रेड से एक ग्रीन से, इनके जो हेड पे जो हमें लैटिस पॉइंट देख रहे हैं और जो टेल पे लैटिस पॉइंट दिख रहे हैं वो बिल्कुल एक दूसरे को कोइंसाइड कर, नॉट कोइंसाइड बोलेंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं एक दूसरे के। तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे कि ये एक स्पेस लैटिस है। ऐसे ही हम एक एग्जांपल और देखते हैं। ये वाला जो डायग्राम है, अगर हम इसके किसी भी लैटिस पॉइंट पे बैठें और देखें कि ये वाला जो दूसरा लैटिस पॉइंट है वो हमें बिल्कुल वहाँ से आइडेंटिकल दिखेगा। मतलब क्या है कि अगर हम एक लैटिस पॉइंट से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखें तो वहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा? एक लैटिस पॉइंट मिलेगा। और उसके भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखें तो वहाँ पर भी हमें लैटिस पॉइंट मिलेगा। तो वो क्या होता है? स्पेस लैटिस। अब हम बात करेंगे ट्रांसलेशन ऑपरेशन की। ट्रांसलेशन ऑपरेशन क्या होते हैं? ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगाकर हम एक स्पेस लैटिस के एवरी पॉइंट को जनरेट कर सकते हैं। ट्रांसलेशनल ऑपरेटर लगा के हम स्पेस लैटिस के एवरी पॉइंट को क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। मतलब अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगा दें तो हम उसकी पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे आगे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर्स एंड एक्सिस। अब डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर्स और एक्सिस क्या होते हैं। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत लगेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक 2 डायमेंशनल सिस्टम मान लिया जिसको एरे ऑफ पॉइंट्स बोलते हैं, वही स्पेस लैटिस वाला। और ओ हमारा क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। ए और बी क्या होंगे? कोऑर्डिनेट वेक्टर्स होंगे। पोजीशन वेक्टर हम निकालते हैं, जैसे आर को निकालते थे आर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सिमिलरली हमने पोजीशन वेक्टर को मान तो लिया टी, और फिर हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? n1a प्लस n2b। ये स्पेस लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसलिए n1a प्लस n2b। यहाँ पे हम पता करेंगे कि n1 और n2 है क्या। यहाँ पर जो n1 है और n2 हैं ये इंटीजर्स हैं और इनकी वैल्यू स्पेस लैटिस जनरेट करता है ताकि वो हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट की क्या बता सके? पोजीशन को बता सके। अब जब हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर होगा वो t, वो किसके इक्वल आ जाएगा? n1a प्लस n2b प्लस n3c। यहाँ पे जो a b c है ये क्या होते हैं? फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर जो हमें निकालने थे। a b c क्या होते हैं? फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर। और इन्हीं का नाम है क्रिस्टल एक्सिस या फिर बेसिस वेक्टर या फिर कोऑर्डिनेट वेक्टर। यहाँ पर जो n1 n2 और n3 है ये क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं और इनकी वैल्यू किससे जनरेट की जाती है? स्पेस लैटिस से इनकी वैल्यू को जनरेट किया जाता है। अगर स्पेस लैटिस इनकी वैल्यू को जनरेट नहीं कर सकता तो वो स्पेस लैटिस ही नहीं है। यहाँ पर जो n1 n2 n3 है वो इंटीजर्स है
जिनकी वैल्यू स्पेस लैटिस जनरेट करता है, लेकिन अगर स्पेस लैटिस इनकी वैल्यू जनरेट नहीं कर सकता तो वो स्पेस लैटिस किसी काम का नहीं, वो स्पेस लैटिस है ही नहीं। ठीक है, अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे हम ओरिजिन पे है और हम आर डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, मतलब हम आर पॉइंट पे हैं और आर डिस्टेंस हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब हमें ना आर डैश पर जाना है, तो जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, मतलब जो पॉइंट है वो A1 है, A1 से तो हम आ चुके हैं। अब आर तो हम डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, मतलब अब हमें वाई एक्सिस वाला जो B1 है, मैं बात कर रही हूँ A1 और B1 वाले रेक्टेंगल की, A1 और B1 जो रेक्टेंगल बना रहे हैं उसकी, तो आर पे तो हूँ मैं, तो A1 को तो और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है आर डैश पर जाने के लिए, लेकिन B1 को बढ़ाने की ज़रूरत है आर डैश पर पहुँचने के लिए। तो एक ऐसा मैंने बताया था ट्रांसलेशनल ऑपरेटर, कि ऐसा ऑपरेटर जिसको अगर हम किसी स्पेस लैटिस के एलिमेंट को जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे अब हमें आर डैश की पोजीशन फाइंड करनी है, तो हम आर डिस्टेंस तो कवर डाल कर चुके हैं, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर कोई ऐसा ऑपरेशन डाल देना है टी, जिससे हम आर डैश पर पहुंच जाए। तो हम क्या करेंगे, आर पे तो हम ऑलरेडी है, A1 का हमें डिस्टेंस चलना नहीं है क्योंकि हम A1 तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो R प्लस 0 तो A1 प्लस, जैसे वो था ना कि T किसके इक्वल होता है, N1A प्लस N2B। सिमिलरली B1 का जो डिस्टेंस है वो हमें कितना करना पड़ेगा 1, और A1 का कितना चलना पड़ेगा हमें 0 और B1 का 1। तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि T किसके इक्वल आता है N1A प्लस N2B। अब देखो, अब हम R से R डैश चल जाना है हमें, तो हम R डिस्टेंस तो ओरिजिन से ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो मतलब अगर हमें R डैश पर पहुंचना है और हम R डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, तो R के अंदर हम एक ट्रांसलेशन ऑपरेटर ऐड कर देंगे। तो एज वी मूव फ्रॉम R टू R डैश, तो R डैश किसके इक्वल होता है, R प्लस T के। डैश किसके इक्वल आएगा, R प्लस 0 A1 प्लस 1 B1, और ये 0 और 1 इंटीजर्स हैं, तो इसलिए क्या बोलेंगे, प्रीमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। अब हम दूसरे फिगर A2 और B2 की बात करते हैं। अब हमें A2 और B2 से भी कहाँ पहुँचना है, R डैश पर पहुँचना है। तो A2 का कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा हमें, हाफ ऑफ A2 हमें और कन्वर्ट करना पड़ेगा R डैश पर पहुँचने के लिए। R डैश पर पहुँचने के लिए हमें A2 का और हाफ डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और सिमिलरली जो B2 है उसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ डिस्टेंस करना पड़ेगा, जिससे हम क्या पहुँचेंगे, R डैश पर पहुँचेंगे। क्योंकि R पे तो हम R डिस्टेंस तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और उसके साथ R डैश पर पहुँचने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हाफ डिस्टेंस ऑफ A2 और हाफ डिस्टेंस ऑफ B2। अब सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था, T किसके इक्वल है, N1A प्लस N2B। अब हम R टू R डैश जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ डिस्टेंस तो A2 का ऐड करना पड़ेगा, प्लस हाफ डिस्टेंस B2 का ऐड करना पड़ेगा। तो वही जो R डैश था वो किसके इक्वल होता है, R प्लस T के, क्योंकि R डिस्टेंस तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो R के अंदर हाफ ऑफ A2 ऐड कर देंगे और R के अंदर हाफ ऑफ B2 ऐड कर देंगे, तो हम R डैश पर पहुंच जाएंगे। कि अगर हमें R डैश पर पहुंचना है तो हम R के अंदर एक ट्रांसलेशन ऑपरेटर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब देखो 1/2 और 1/2 ये क्या है, नॉन इंटीग्रल कोफिशिएंट्स हैं, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन प्रीमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स, नॉन प्रीमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। उसके बाद प्रीमिटिव ट्रांसलेशन ऑपरेशन और वेक्टर हमने जो वही पढ़ा भी, कि जिसके अंदर इंटीग्रल कोफिशिएंट्स आ जाएं, बेसिस वेक्टर भी बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर भी बोल सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रीमिटिव ट्रांसलेशन ऑपरेशन। जो हमने पीछे पढ़े थे कि ट्रांसलेशन वेक्टर को क्या क्या बोल सकते हैं, बेसिस वेक्टर भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट वेक्टर भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था नॉन प्रीमिटिव ट्रांसलेशनल ऑपरेशन या फिर वेक्टर, मतलब अगर नॉन इंटीग्रल मल्टीपल आए किसका, ट्रांसलेशन वेक्टर का, अगर हमें नॉन इंटीग्रल मल्टीपल मिले, यहाँ पे और की जगह ऑफ आएगा, देन इट इज़ सेड टू बी नॉन प्रीमिटिव ट्रांसलेशन ऑपरेशन बोलेंगे, या फिर उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इंटीग्रल ट्रांसलेशन वेक्टर। अब हम बात करते हैं यूनिट सेल की। यूनिट सेल क्या होता है, पोर्शन होता है लैटिस का, जिसको अगर हम सभी डायरेक्शंस की तरफ एक्सपेंड करें तो हमें एक पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है। सेल एक स्मॉलेस्ट पोर्शन किसका, लैटिस का, जिसको अगर हम 3 डायमेंशनली एक्सपेंड करें तो हमें एक पूरा क्रिस्टल लैटिस ही मिल जाएगा।
यूनिट सेल का अगर हम डायग्राम देखें तो ये एक यूनिट सेल है। अगर इसको हम तीनों डायमेंशनल में क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो हमें एक पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यहाँ पे इसकी एक्सिस दिखाई गई हैं, एक्स, वाई, जेड, और जो इसके डिफरेंट फेसेस ने एंगल बनाए हुए हैं वो है अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अब हम पढ़ रहे हैं कि क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस क्या होती है। क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस एक ऐसी एक्सिस होती है जहाँ पे जो यूनिट सेल के जो तीनों फेसेस होते हैं, जहाँ पे वो तीनों फेसेस इंटरसेक्ट करते हैं, उनके पैरेलल जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस। और ये सेम प्लेन में लाई नहीं करती, ये डिफरेंट प्लेन में लाई करती है। कोई एक्स वाई प्लेन में लाई करती है, कोई वाई जेड प्लेन में लाई करती है, और कोई जेड एक्स प्लेन में लाई करती है। अब हम एक फिगर देखेंगे, उसमें जो ओ एक्स होगी, ओ वाई होगी और जो ओ जेड होगी वो क्या होगी, क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस होगी। क्योंकि जहाँ पे जो देखो यहाँ पे कि जो ये तीन प्लेन हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये यहाँ पे ओरिजिन के साथ जहाँ पे मिल रहे हैं, तो उनके पैरेलल जो ये लाइन ड्रॉ की गई है एक्स वाई जेड, ये क्या हैं, क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस हैं। अब बात करेंगे हम इंटरफेशियल एंगल्स। इंटरफेशियल एंगल्स क्या होते हैं, जो एंगल इन 3 क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस के बीच में होंगी उन्हीं को क्या बोलेंगे हम, इंटरफेशियल एंगल। अभी हमने क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस पढ़ी, उनके बीच में जो एंगल होंगे वो इंटरफेशियल एंगल होंगे। इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फ़ा, बीटा और गामा से। इनको हम फिगर में भी देख सकते हैं। जैसे ये यूनिट सेल है, जो हमने अल्फ़ा का एंगल बनाया है एक्स वाई प्लेन पे, वाई जेड पे बीटा, और ये जो जेड एक्स प्लेन पे जो बनाया है वो है गामा। तो ये जो क्रिस्टलोग्राफी एंगल बनाए हैं उन्हीं एंगल को क्या बोलते हैं हम, इंटरफेशियल एंगल्स। ये क्या होते हैं, इंटरफेशियल एंगल, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अब बात करते हैं प्रीमिटिव्स की। जो ये 3 साइड्स होती है यूनिट सेल की, इन्हीं को क्या बोल देते हैं, प्रीमिटिव्स। जो 3 साइड्स हैं यूनिट सेल की उनको क्या बोलते हैं, प्रीमिटिव्स। जो अब हम फिगर देखेंगे उसमें जो ए बी सी हैं वो क्या होंगी, प्रीमिटिव्स होंगी। ए बी और सी क्या होंगी, प्रीमिटिव्स होंगी। जैसे ये वाला जो फिगर है, इसके अंदर जो ये लाइन शो की गई है, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, जो यूनिट सेल की क्या है, लेंथ्स ही हैं, ये क्या होंगी, प्रीमिटिव होंगी। अब हम पढ़ रहे हैं सिमेट्री ऑपरेशन। जो यूनिट सेल हैं वो 2 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब बात करेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल की। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक लैटिस पॉइंट होता है, सिर्फ क्या होता है, एक लैटिस पॉइंट होता है। वो क्या होते हैं, प्रिमिटिव सेल्स। और नॉन प्रिमिटिव सेल क्या होंगे, जिनके अंदर मोर देन 1 लैटिस पॉइंट होगा। जिनके अंदर मोर देन 1 लैटिस पॉइंट होगा वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होंगे। जैसे अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं दोनों का। जैसे इसमें ए बी सी डी है, जब वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो जो न्यू फिगर बना है उसके अंदर सिर्फ एक सी है, सिर्फ एक ही क्या है, लैटिस पॉइंट है। लेकिन जब हम एम एन पी के को देखेंगे, जब ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होंगे तो उसके अंदर 2 लैटिस पॉइंट होंगे। ठीक है, अब बात करेंगे विंगर सीज सेल की। ये एक मेथड होता है प्रिमिटिव सेल को निकालने का, कि हमें बहुत सारे प्रिमिटिव सेल मिल जाए किसी एक फिक्स स्ट्रक्चर के, जिनकी स्मॉल इक्वल वॉल्यूम हो, सभी प्रिमिटिव सेल की क्या हो, इक्वल वॉल्यूम हो। तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं लैटिस पे, और उसके आसपास के सभी लैटिस पॉइंट से उसको ज्वाइन कर देते हैं। पहले क्या करते हैं, एक लैटिस पॉइंट ले लेते हैं और उसको आसपास के लैटिस पॉइंट से ज्वाइन कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, उन सभी का परपेंडिकुलर बाइसेक्शन करते हैं और प्लेन को ड्रॉ कर देते हैं। और जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इनक्लोज्ड होती है उनको क्या बोलते हैं, न्यू प्रिमिटिव सेल। और जो पूरा सेल होगा उसको क्या बोलेंगे, विंगर सीज सेल। जैसे ये विंगर सीज सेल दिखाया गया है, एक विंगर सीज सेल है। इसमें क्या, ये कैसे बनाया गया, जैसे इसका जो सेंटर है वो एक लैटिस पॉइंट है, इसके आसपास के जो लैटिस पॉइंट है जब इसको ज्वाइन किया तो इसने एक हेक्सागन जैसा स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, और फिर क्या किया हमने, जो ये पॉइंट्स थे इनके तरफ क्या किया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्शन किया, तो परपेंडिकुलर सबके अंदर से एक परपेंडिकुलर खिंच गया। तो ये क्या हुए, एक इक्वल वॉल्यूम में क्या हो गए, कट हो गए। इक्वल वॉल्यूम में इन्होंने कितने पार्ट बना लिए, 4 ऊपर 4 नीचे।
ये जो स्मॉल सेट होगा, एक स्मॉल सा चीज़ दिख रही है, स्मॉल पार्ट, इसको क्या बोलेंगे हम? प्रिमिटिव सेल। और जो ये पूरा सेल बना है इसको बोलेंगे विंगर सिज सेल। ये जो पूरा क्रिस्टल दिख रहा है हमें, इस सेल को क्या बोलेंगे हम? विंगर सिज सेल। फॉर ए डायमेंशनल क्रिस्टल। सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं? सिमेट्री ऑपरेशंस वो ऑपरेशन होते हैं कि अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे वो ऑपरेशन लगा दें तो वो उनके शेप के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। सिमेट्री ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस हैं कि अगर हम किसी स्ट्रक्चर के ऊपर सिमेट्री ऑपरेशन लगा दें तो उनके स्ट्रक्चर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, वो हमें वैसे ही दिखेंगे। जैसे हमारे पास हमें 4 टाइप ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस पढ़ने हैं: ट्रांसलेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, एंड हम पढ़ेंगे एक इन्वर्जन सिमेट्री के बारे में। जो ट्रांसलेशनल सिमेट्री है वो हम अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर्स, तो वो हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री में क्या होगा? अगर हम एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को किसी भी एक एंगल थीटा पे रोटेट कर देते हैं तो उस रोटेशन के बाद भी वो बिल्कुल सेम दिखता है जैसे पहले होता है, तो वो क्या होगी? रोटेशनल सिमेट्री। अब जो क्रिस्टल अगर मान लो एक 360 डिग्री बाय एन की रोटेशन लेता है तो जो क्रिस्टल होगी उसको क्या बोलेंगे हम? एन फोल्ड सिमेट्री। मतलब इतना एंगल थीटा कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाय एन लेता है अबाउट एक्सिस, और वो बिल्कुल वैसा ही रोटेशन आ जाती है जैसे पहले थी, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि इसके पास इतनी एन फोल्ड सिमेट्री है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये फिगर दिया हुआ है, ये सर्कल है। अब ये सर्कल है, अब इसको हम कैसे रोटेट करें कि ये सर्कल हमें एज इट इज़ दिखे? ये भी एक मान लो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही है। तो अगर हमें इसको और भी डिटेल में पढ़ना है तो इसके हम एन फोल्ड सिमेट्री एक्सिस निकाल सकते हैं। जो ये फाई की वैल्यू है, हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में, जैसे हमें फॉर्मूला पता है कि 360 बाई एन किसके इक्वल होता है? थीटा। अब हमें पता है कि जो वो पीछे वाला जो फिगर था उसको अगर हम 60 डिग्री पे रोटेट करें तो वो बिल्कुल हमें वैसा ही दिखेगा। तो मतलब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है 60 है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो मतलब हमारे पास इस फिगर के अंदर 6 फोल्ड सिमेट्री एक्सिस है। कितनी है? 6 फोल्ड सिमेट्री एक्सिस। अब बात आ जाती है रिफ्लेक्शन सिमेट्री की। रिफ्लेक्शन सिमेट्री में वो होगा जब एक ऐसी लाइन एग्जिस्ट करे या फिर एक ऐसा प्लेन एग्जिस्ट करे जो क्रिस्टल को 2 आइडेंटिकल हाफ में काट दे। मीन अगर हम उस पॉइंट से किसी चीज़ को काट दे तो हमें वो दोनों साइड से वो एक जैसी दिखे, लेफ्ट हैंड साइड से भी एंड राइट हैंड साइड से भी। इसका देखो फिगर देखते हैं हम। जैसे ये है, जब इन दोनों पॉइंट को मैं जॉइन कर दूँ और उसके बाद मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ तो मुझे ये लेफ़्ट हैंड साइड से भी बिल्कुल वैसा दिख रहा है और राइट हैंड साइड से भी बिल्कुल वैसा दिख रहा है। तो इस सिमेट्री को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब जो हमें सिमेट्री पढ़नी है वो होती है इन्वर्जन सेंटर और सिमेट्री। अब एक क्रिस्टल से हम तब बोलेंगे कि वो इन्वर्जन सेंटर बोल रहा है जैसे हम ओरिजिन पे है और ओरिजिन के आर डिस्टेंस पे एक लैटिस पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिन के -r डिस्टेंस पे भी एक लैटिस पॉइंट होगा। इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन सेंटर और सिमेट्री। फॉर एग्जांपल जैसे ये फिगर है, इसका जो सेंटर है, इसके सेंटर के अगर हम ऊपर वाली आर की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे मान लो एक लैटिस पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो नेगेटिव डायरेक्शन होगी, मीन -r होगी, जो नीचे की तरफ होगी वहाँ पर भी एक लैटिस पॉइंट होगा। और इस सिमेट्री को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन सिमेट्री। होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।